सेकंड पार्ट में आइए देखते हैं इंडो ग्रीक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन शाखा और नवीन शाखा। तो प्राचीन शाखा में जो इसके संस्थापक माने जाते हैं वो डेमीट्रियस को माना जाता है संस्थापक, और इसकी राजधानी शाकल सियालकोट तक्षशिला के आसपास थी। और जो नवीन शाखा है नवीन, तो उसके संस्थापक यूक्रेटाइडस को माना जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान से आप नोट डाउन करिएगा। जो मेनांडर हैं मिलिंद पहो, ठीक है, उनकी जो पुस्तक है उसका नाम मिलिंद पहो है। मेनांडर की पुस्तक मिलिंद पहो, उसका विषय क्या है? बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेनांडर की बुक मिलिंद पहो बौद्ध दर्शन से रिलेटेड बुक है। अंतिम इंडो ग्रीक शासक हर्मियस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके योगदान यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इनका जो योगदान था इंडो ग्रीक शासकों का, ये लेख युक्त सोने के सिक्के चलाए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे, उसमें लिखा हुआ रहता था, ठीक है। गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए यूनान का ऋणी रहेगा। और क्या क्या किया इन्होंने? रंगमंच के पर्दे को यवनिका कहा गया इनके समय में। नाटकों का अधिक प्रभाव पड़ा इनके समय में। यूनानी जो थे भारतीय मसालों से परिचित हुए इनके समय में। और काली मिर्च को यवन प्रिया कहा गया, इंपॉर्टेंट है। अगला शक पढ़ेंगे, शकवंश। शक जो थे मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। यूची कबीले ने इन्हें पराजित किया था। चीनी साहित्य में शकों को सई या सई वांग कहा जाता था। भारतीय साहित्य में इन्हें सिधियन कहा गया, सिधियन। डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। मैंने डेरियस वाला जो चैप्टर पढ़ाया उसमें पढ़ाया था ना कि इसके 3 अभिलेख थे। याद हो अगर किसी को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शकों के भारत में प्रसिद्ध केंद्र क्या थे? तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन। सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामक था, रुद्रदामक या रुद्रदामन था। इसने वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, ठीक है। और जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। शकों ने चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में चलवाए थे, ठीक है। तो चांदी के सिक्कों के द्वारा ही शकों को पहचाना गया, अर्थात हिस्ट्री में आज के समय में शकों की पहचान चांदी के सिक्के ही है। अंतिम शक शासक कौन था? रुद्र सिंह थर्ड। कुषाणों के बारे में देखते हैं। यह मध्य एशिया के यूची कबीले में से ये भी थे। इनकी शाखा कुइसुआंग थी, कुइसुआंग, और संस्थापक कुजुल कडफिसस, इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस पूछा जाता है। इसे प्रथम कडफिसस भी कहा जाता है। आगे विम कडफिसस के बारे में देखेंगे। इसे दूसरा कडफिसस कहा जाता है। भगवान शिव का अनुयायी था, उपाधि महेश्वर की लिया था इसने। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी और डमरू के चित्र मिलते हैं। जब अनुयायी भगवान शिव का है तो चित्र तो वही मिलेंगे ही। कनिष्क के बारे में देखते हैं। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कनिष्क, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। राज्याभिषेक 78 AD, शक संवत आरंभ हुआ। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो लोग नए हैं गलती से करके इसको मत छोड़ना, अच्छे से याद कर लो। 78 AD से ही शक संवत का आरंभ हुआ, ठीक है। इसकी जो राजधानियाँ थी पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा थी। कल्हड़ की राज तरंगिणी जो बुक है के अनुसार इसने कश्मीर पर आक्रमण किया, वहाँ कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। इसने पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया था। उसे पाटलिपुत्र से बुद्ध का भिक्षा पात्र, अनोखा मुर्गा और अश्वघोष मिले थे। अश्वघोष की पुस्तकें, पहली तो है बुद्धचरित, दूसरी है सरिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, सूत्रालंकार। ये 4 पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं, इनको आप देख लीजिए। और जो बुद्ध चरित्र है इसे बौद्ध चरित्र का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और कुछ क्वेश्चन है। नागार्जुन एवं चरक, चरक ने चरक संहिता लिखी। नागार्जुन और चरक इसके दरबार में थे, ठीक है। और नागार्जुन की पुस्तक माध्यमिक कारिका थी, चरक की पुस्तक चरक संहिता थी, ठीक है। ये इसकी बुक है, ये इसकी बुक है। तो मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा नागार्जुन की ये बुक
चाणक्यबुक दोनों किसके? कनिष्क के दरबार में थे। सुश्रुत कनिष्क के समकालीन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पुस्तक सुश्रुत संहिता, सुश्रुत शल्य चिकित्सा चीड़-फाड़ वाली, ठीक है, शल्य चिकित्सक थे। कनिष्क ने मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया। भारत का रेशम मार्ग पर अधिकार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से मौर्योत्तर काल भारत का स्वर्ण काल था। कनिष्क ने पौंचाओं के नेतृत्व वाली चीनी सेना को पराजित किया, इसके सैनिकों की हत्या कर दी। कनिष्क जो था महायान शाखा का अनुयायी था। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे महायान शाखा किस धर्म से रिलेटेड थी। बौद्ध संगीति का भी आयोजन करवाया था। कनिष्क के बाद हुविष्क पढ़ते हैं। भगवान विष्णु का अनुयायी था। अब आगे देखते हैं कुषाणों की विशेषताएं क्या थी। कुषाणों ने, मैंने बताया, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। कुषाण शासकों ने मंदिरों में अपनी मूर्तियां स्थापित करवाई। सिले हुए कपड़ों का प्रचलन हुआ। चमड़े के जूतों का प्रयोग हुआ। घोड़े के लगाम लगाना स्टार्ट हुआ। कुषाण शासक देवपुत्र और देवप्रिय उपाधियां धारण करते थे। कुछ क्वेश्चन और हैं। मौर्योत्तर कालीन व्यापार वाणिज्य से, मैंने बताया ना, स्वर्ण काल था। कारण क्या बना था? रेशम मार्ग पर नियंत्रण हो गया। मुद्रा प्रणाली विकसित हुई। दक्षिण भारत में समुद्री व्यापार होता था, इस वजह से और अच्छा कार्यकाल चला। दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था। संगम काल मैंने बताया था ना, चोल चेर पांड्य, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। अरिकमेडु पांडिचेरी से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 46 एडी हिप्पालस ने व्यापारिक पवनों की खोज की थी। 46 एडी में हिप्पालस ने व्यापारिक पवनों की खोज की थी। मौर्योत्तर कालीन कलाएं कुछ देखते हैं। मौर्योत्तर कालीन में विभिन्न मूर्ति कलाओं शैलियों का विकास हुआ, जैसे कि कुषाण सातवाहन आदि शासकों ने मूर्ति कला को संरक्षण दिया। शैलियां विकसित हुई। मौर्योत्तर काल में रोमन ग्रीन और पारसी का प्रभाव बढ़ गया। तो 3 शैलियां विकसित हुई थी। कौन सी? गांधार कला शैली, मथुरा और अमरावती। अमरावती लिख लेंगे, अमरावती कला शैली। 3 शैलियां विकसित हुई थी मौर्योत्तर काल में, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती। गांधार कला शैली के बारे में देखते हैं क्या क्या है। इस मूर्ति कला शैली को कुषाण शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। इस पर ग्रीक, रोमन और फारसी प्रभाव दिखाई देता है। इसे विदेशी शैली या ग्रीक शैली भी कहा जाता है। इस शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां अधिक बनी है, ठीक है। भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां इसी शैली में है, वो तो आप देख ही लिए यहाँ। भगवान बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान बताया गया, दिखाया गया, जो भी आता है अपोलो के समान, ठीक है। मूर्ति की शारीरिक संरचना पर विशेष बल दिया गया है। मूर्तियों पर कपड़े का अंकन किया गया है। बुद्ध की ज्यादातर मूर्तियां खड़ी अवस्था में हैं। गांधार कला शैली में प्रमुख केंद्र गांधार कला शैली के कौन से हैं? तक्षशिला, बामियान और भीमरान। मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला शैली में क्या है? यह स्वदेशी है। इसको राज्य की संरक्षण प्राप्त था, लेकिन वास्तविक विकास लोक कला के रूप में ही हुआ था। मतलब संरक्षण तो प्राप्त था, लेकिन विकास नहीं हुआ। विकास हुआ लोक कला के रूप में। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी थी। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में निर्मित है, ठीक है। इसमें भगवान बुद्ध को दुबला पतला दिखाया गया है। मथुरा कला शैली में जितनी भी अधिकतम मूर्तियां हैं वो पद्मासन अर्थात बैठी हुई अवस्था में है। इसके प्रमुख केंद्र कौन से? मथुरा, सारनाथ और सांची। अमरावती देखते हैं। अमरावती में भी इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था, लेकिन वास्तविक विकास लोक कला के रूप में हुआ। बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म एवं गैर धार्मिक मूर्तियों का निर्माण भी हुआ। सातवाहन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया अमरावती शैली को, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस शैली में संगमरमर का प्रयोग किया गया। प्रमुख केंद्र अमरावती, घंटसाल, नागार्जुन कोंडा।